तो चलिए आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और उनके असर को समझने जा रहे हैं जिसने सचमुच इस आधुनिक दुनिया का ढांचा तैयार किया है। बिल गेट्स। तकनीक के पीछे पागल रहने वाले एक युवा लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी बनने तक का ये सफर न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि रणनीति और दूरदृष्टि का एक मास्टर क्लास भी है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी खड़ी करने की नहीं है बल्कि उस सोच की है जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि इंसान तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेगा। मैनेजमेंट राइटर टॉम पीटर्स का एक बहुत ही सटीक कोट है, द नर्ड्स हैव वन, यानी पढ़ाकू जीत गए हैं। ये बात उस समय की कॉर्पोरेट दुनिया के एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। एक दौर था जब माना जाता था कि बिजनेस में सिर्फ शारीरिक दबदबा, एक खास तरह का आक्रामक रवैया और किस्मत ही चलती है। दिमागी या नर्ड टाइप के लोगों को कॉर्पोरेट अमेरिका कोई खास तवज्जो नहीं देता था। लेकिन इस एक इंसान के उदय ने उस पूरी एंटी इंटेलेक्चुअल धारणा को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। आखिरकार तेज दिमाग ने पुरानी ताकत को मात दे ही दी। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप एकदम सीधा है। हम शुरुआत करेंगे प्रारंभिक जीवन से, फिर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना और उसके विकास को देखेंगे। उसके बाद उन धाकड़ बिजनेस सिद्धांतों को डिकोड करेंगे और अंत में गेट्स फाउंडेशन के परोपकारी कार्यों पर नजर डालेंगे। इन्हीं पड़ावों के जरिए हम समझेंगे कि कैसे जो नियम सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपनाए गए, बिल्कुल वही नियम बाद में ग्लोबल हेल्थ को सुधारने का हथियार बन गए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ओरिजिन स्टोरी की जहां से इस टेक पायनियर के सफर की शुरुआत हुई। 1955 में सियाटल में उनका जन्म हुआ, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 1975 का वो खास पल था जब पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन के जनवरी अंक में अल्टेयर 8800 कंप्यूटर के बारे में छपा। तो वो महज एक खबर नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। कमाल की बात देखिए, बिना कोई एक्चुअल कंप्यूटर पास हुए ही एक ऐसा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर लिख डाला गया जिसने मशीन में जान फूंक दी। इस एक दुस्साहसिक कदम ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बीच में ही छोड़ने और 1975 में पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करने की राह खोल दी। ये कोई आम बचपन नहीं था। कोडिंग का ऐसा भयंकर जुनून था कि अक्सर सामाजिक व्यवहार या आम बातचीत एकदम पीछे छूट जाती थी। हालांकि परिवार के सपोर्ट ने इस अत्यधिक फोकस को थोड़ा बैलेंस करने में मदद की। लेकिन सबसे ऐतिहासिक घटना 1976 में घटी, जब कंप्यूटर के शौक रखने वालों को एक ओपन लेटर लिखा गया जिसमें एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा गया। सॉफ्टवेयर मुफ्त नहीं होना चाहिए, इसे बनाने वाले प्रोफेशनल्स को उनकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। और बस यहीं से सॉफ्टवेयर एक मामूली शौक से निकलकर एक विशाल कमर्शियल इंडस्ट्री में तब्दील होना शुरू हो गया। यहां से कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर उस विशाल तकनीकी साम्राज्य के बनने तक का सफर जिसे आज कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल यहां उठता है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM के साथ एक विशाल डील आखिर पक्की कैसे की जाए, वो भी तब जब आपके पास उन्हें बेचने के लिए वो प्रोडक्ट मौजूद ही ना हो। जी हां, 1980 में IBM को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा दिलाया गया कि उनके नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए एकदम परफेक्ट सॉफ्टवेयर तैयार है। जबकि असलियत में बाद में $50,000 में QDOS नाम का एक सिस्टम खरीदा गया, उसे MS-DOS का नाम दिया गया और IBM को लाइसेंस कर दिया गया। व्यापारिक चतुराई और बेखौफ रिस्क लेने का ये एक माइंड ब्लोइंग उदाहरण है। बिजनेस की दुनिया में अक्सर एक मिथक चलता है कि इतनी बड़ी सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और किस्मत का खेल होती है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक विशुद्ध स्ट्रैटेजिक जीनियस का मास्टरमाइंड था। उस दौर में जब दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां कंप्यूटर के हार्डवेयर पर अपना पूरा फोकस लगा रही थीं, ये बात पहले ही समझ ली गई थी कि असली भविष्य सॉफ्टवेयर है। IBM वाली डील सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, वो पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेट करने का एक बेहद आक्रामक और दूरदर्शी कदम था। और इस डील के बाद जो ग्रोथ हुई वो किसी रॉकेट से कम नहीं थी। कंपनी का मैनेजमेंट स्टाइल काफी अग्रेसिव, सीधा और अक्सर टकराव वाला होता था। मीटिंग्स के बीच में ये डायलॉग सुनना बहुत आम था, ये मेरी सुनी गई अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है। सुनने में ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसका असली मकसद था कर्मचारियों के आइडियाज को कठोरता से टेस्ट करना। इसी निरंतर उत्कृष्टता और पागलपन की हद तक जाने वाले जुनून का नतीजा था कि 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया और विंडोज के जरिए 90% से ज्यादा मार्केट पर ऐसा कब्जा जमाया गया जिसे हिलाना नामुमकिन था। ये अभूतपूर्व सफलता कोई तुक्का नहीं थी। चलिए उन बिजनेस सिद्धांतों को डिकोड करते हैं जिन्होंने ग्लोबल डोमिनेंस का ये प्लेबुक तैयार किया। ये 5 सिद्धांत साबित करते हैं कि ये सब महज किस्मत का खेल नहीं था। पहला है नर्ड पावर, अपनी रणनीति को तकनीक की उस गहरी समझ पर टिकाना जो बाकियों के पास नहीं है।
दूसरा, सही समय पर सही जगह। IBM जैसे ऐतिहासिक मौके को पूरी तरह से निचोड़ लेना। तीसरा, किस्मत का फायदा उठाना। एक बार गेंद हाथ में आ गई तो उसे किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देना। चौथा, जो कि गेम चेंजर है, स्टैंडर्ड सेट करें। एक बार प्रोडक्ट मार्केट का मानक बन गया तो ग्रोथ अपने आप होती है। और पांचवा, अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करें। मार्केट में अपनी बढ़त का फायदा उठाकर नए क्षेत्रों में भी दबदबा बनाना। अक्सर ऐसा लगता है कि ये सारी दौलत सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में ही सिमटी हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कास्केड इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स के जरिए एक बेहद स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। इसमें 4 सीजन होटल्स की 71% हिस्सेदारी शामिल है। साथ ही ऑटोनेशन, डियर एंड कंपनी और बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनियों में भी बड़ा हिस्सा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अलग अलग शेल कंपनियों के माध्यम से आज पूरे अमेरिका में खेती की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि रिस्क को कितने शानदार तरीके से मैनेज किया जाता है। सॉफ्टवेयर की दुनिया और निवेश के अखाड़े पर राज करने के बाद अब आता है जीवन का सबसे इंपैक्टफुल चैप्टर, गेट्स फाउंडेशन। सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर करोड़ों जिंदगियां बचाने तक का सफर। $36.3 बिलियन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 2011 में फाउंडेशन का एंडोमेंट इतना ही विशाल था। इसका मकसद बहुत ही साफ था, उन ग्लोबल समस्याओं पर सीधा प्रहार करना जिन्हें अक्सर सरकारें या बड़े संगठन इग्नोर कर देते हैं। इतनी अपार दौलत का सिर्फ एक ही लक्ष्य बन गया, पूरी दुनिया में असमानता को खत्म करना और स्वास्थ्य सुविधाओं को समाज के हर इंसान, खासकर सबसे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। और ये अपार दौलत कोई तिजोरी में बंद नहीं थी, इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से खर्च किया गया। उदाहरण के लिए, एक तरफ ग्लोबल डेवलपमेंट में $490 मिलियन दिए गए ताकि कृषि और बुनियादी सुविधाओं को सुधार कर लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल हेल्थ पर $1.49 बिलियन खर्च किए गए ताकि जानलेवा बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। ये बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड सेट करने और स्केल वाले बिजनेस माइंडसेट का एक शानदार परोपकारी रूप है, जहां निवेश का सीधा रिटर्न बचाई गई जिंदगियां हैं। परोपकार के ये दायरा सच में चौंकाने वाला है। पोलियो, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए एकदम ग्राउंड लेवल पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इसके साथ ही एक ऐसी तकनीक में भी निवेश किया गया है जो मानव मल को पीने के साफ पानी में बदल सकती है। ये विकासशील देशों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। वॉरेन बफेट के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज शुरू किया गया, जिसने दुनिया भर के अरबपतियों को अपनी आधी संपत्ति दान करने की प्रेरणा दी। अपने पिता की बीमारी से प्रभावित होकर एल्जाइमर की रिसर्च के लिए $100 मिलियन का निजी निवेश भी किया गया है। और शायद सबसे कड़ा फैसला यह है कि अगली पीढ़ी के लिए कुल दौलत का 1% से भी कम हिस्सा छोड़ा जाएगा, क्योंकि यह माना गया कि अपार दौलत अंततः समाज की भलाई के काम ही आनी चाहिए। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, इतिहास इस इंसान को किस रूप में ज्यादा याद रखेगा? हर डेस्क पर एक कंप्यूटर पहुंचाकर तकनीकी युग की शुरुआत करने वाले एक टेक जीनियस के रूप में, या फिर करोड़ों लोगों की जान बचाने वाले और वैश्विक स्वास्थ्य की दिशा बदल देने वाले एक परोपकारी के रूप में? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक नर्ड ने अपनी बुद्धि, जिद और रणनीतियों से पूरी आधुनिक दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।